नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या आज का रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, कौन सी पार्टी ने किसको मात दी और कौन सी पार्टी अपनी सत्ता बचाने में सफल रही है। देखिए, जो है आज बंगाल से लेकर कुल 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया है और जिसमें बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसमें बंगाल में 3 बार से मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी और लंबे समय से अपनी सत्ता को कायम रखे अपना किला बनाए हुए जो है तृणमूल कांग्रेस की अब सत्ता ढहती हुई नजर आ रही है, जहां 200 के आंकड़े के पास अब बीजेपी बंगाल में पहुंचती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई केरल में नजर आ रही है। 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम पर आज पूरे देश और दुनिया की नजर है और सर्वाधिक उत्सुकता लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की रही है। पश्चिम बंगाल में स्पष्ट रूप से कमल खिल रहा है और जो हमारे नेताओं ने कहा कि टीएमसी को टाटा बाय बाय करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने खेला कर दिया है, टीएमसी को टाटा बाय बाय कर दिया है। पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तमिलनाडु में भी सनातन को गाली देने वाले, सनातन को अपमानित करने वालों को तमिलनाडु की जनता ने करारा सबक सिखाया है और आज पूरा देश भगवा में, बीजेपी में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, कुशल नेतृत्व के साथ ये 5 राज्य की जनता खड़ी है। ये स्पष्ट रूप से अब तक के चुनाव के रुझानों से स्पष्ट होता है। जो पिछले दिनों चुनाव हुए 4-5 राज्यों की, आज उसका नतीजा आना शुरू हो गया है और आप नतीजे को देखेंगे तो पूरे चुनाव को, खासकर पश्चिम बंगाल और असम की बात करें तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में जनादेश को चुराया गया है। वो इसलिए क्योंकि इन राज्यों में आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, ना अभी भी रिजल्ट में नहीं है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से अधिक पुलिस फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस लगाकर वहां चुनाव कराया गया है। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार इतना सेंट्रल फोर्सेस लगाकर वहां पर चुनाव को चुरा लिया गया है, हाईजैक किया गया है। 5 राज्यों का जो विधानसभा और इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ पूनम सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई हैं, मधुकर दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी और पूनम जी, आप दोनों को बधाई के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। पुष्पेंद्र जी, बहुत बधाई हो आपको। जो है असम और पौंडीचेरी में आप सत्ता बचाने में जो है कामयाब रहे और बंगाल में तो एक तरह से उलटफेरी कर दिया। इसी के साथ पूनम जी, केरल में आप बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर सूत्रों के हवाले से खबर को सही माने तो तमिलनाडु में भी आपके समर्थन की सरकार बन सकती है। यह भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और पुष्पेंद्र जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि देखिए, बंगाल में आप बड़ा उलटफेर करने में तो कामयाब रहे, लेकिन जिस तरह के आरोप आप पर अब भी लगाए जा रहे हैं, ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए हों या फिर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हों कि देखिए पहले वोट चोरी का कहा गया, वो नैरेटिव नहीं चला, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीधे के सीधे जो काउंटिंग बूथ हैं वही लूट लिए गए भाजपा की तरफ से। टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल की जनता के सामने
जिन्होंने जनता का अपमान किया, अत्याचार किया, माताओं बहनों का अपमान किया, वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता ने सबक सिखाया है। अनादि टीवी के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता ने सनातन को अपना लिया है और सनातन को अपमानित करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया है। सनातन को मिटाना इतना आसान नहीं है। सनातन सूरज और चांद की तरह अमर है। तीसरी बात बताऊं, पश्चिम बंगाल पे भाजपा और 3 राज्यों में एनडीए की सरकार लगभग बनने जा रही है और देश में बहुत सारी संभावनाएं थी, मगर कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सांप्रदायिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राम मंदिर बनाने की बात करता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धारा 370 को हटाने की मांग करता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लड़ता था। उसी का परिणाम आज अभिनव जी आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास था मैं बताना चाहता हूं। 58 साल से तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। दिल्ली में 12 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में 48 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है विनोद जी। बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। झारखंड में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही। उड़ीसा में 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और केरल में 11 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। विनोद जी, कांग्रेस नेताओं को समझना होगा कि चुनाव आयोग पर नहीं, केंद्रीय एजेंसियों पर नहीं, अपनी कार्यशैली पर मंथन करने की आवश्यकता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कमल खिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हम सब लोग कमल हैं। मैं एक कमल हूं, मुझ में है श्यामा प्रसाद, मैं ही अटल हूं। सावरकर के संस्कार राष्ट्रवाद का पटल हूं, करोड़ों देशवासियों का मैं बल हूं। हाँ, वतन की मिट्टी में सींचा, मैं एक कमल हूं, मैं एक कमल हूं। पश्चिम बंगाल की जनता, देश की जनता अभिनव जी जान गई है कि अब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से बाहर का रास्ता दिखाए हैं पूरे देश। पुष्पेन जी बंगाल देश की जनता में, अब चलिए बंगाल की जनता को तो आप मनाने में कामयाब रहे, वो दिख भी रहा है जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में कहां गलती हो गई, इसको लेकर अभी सवाल जवाब मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले पूनम जी के पास चलता हूं। पूनम जी, बंगाल में जो हुआ वो सबके सामने है और ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं कहूं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बात चल रही है कि कम से कम कांग्रेस इतनी सीट तो जीत लेती कि कम से कम कांग्रेस के विधायक वहां, चूंकि कैरम में भी 4 प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है, लूडो में भी कम से कम 4 प्लेयर्स चाहिए आपको खेलने के लिए, तो कम से कम टाइम पास के लिए उतना तो कर ही लेना चाहिए था। 1 से 2 सीट। सर्वप्रथम अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज जो रिजल्ट आया है, देखिए सबसे पहले समझने की जरूरत है यहाँ पे जो चुनाव के आंकड़े हैं, मतलब बल्कि एक लोकतंत्र की विश्वसनीयता की बात यहाँ पे है, प्रश्न उठता है। देखिए, ये कई राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल की बात करूं मैं, असम में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का ईडी और सीबीआई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्स जो लगाया गया है, मतलब फोर्सफुली चुनाव लगाया गया, तो चुनाव के नतीजे तो यहाँ नहीं थे, ये तो कंफर्म था कि ऐसा ही होता है। तो इसमें चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, इससे पहले बिहार में बिना सेंट्रल फोर्सेस के नतीजे आ गए थे, तो बिहार में तो आपने वोट चोरी का नैरेटिव चलाया था, जनता उस पर भी विश्वास करती हुई नजर आई। यहां एसआईआर को लेकर इतना जो है, दिल्ली से लेकर कोलकाता और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इतनी भाग दौड़ की गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर को जो है बंधक बनाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद भी इस तरह का रिजल्ट आता है, तो आपको नहीं लगता कि आत्ममंथन करने की जरूरत है? देखिए, आज जो परिणामों की बात कर रहे हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं इसलिए, बिल्कुल, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण है क्या जनादेश स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में आया है? आप और तमिलनाडु के राज्यों में साफ दिखाई देता है। ये जनता के स्थानीय मुद्दे और जैसे मेन जो विकास के आधार पे क्या मतदान किया गया है, देखिए ये बात, क्या एक यहाँ पे जो एक ट्रांसपेरेंसी है होती है, क्या ट्रांसपेरेंसी है ही इस चुनाव में भी है? तो मुद्दा ये उठता है
क्या ट्रांसपेरेंसी की तरीके से ये नहीं तो चुनाव ट्रांसपेरेंसी को लेकर तो ये कहा जाता है ना पूनम जी कि आपके पास 44 दिन का समय है, वोटिंग के रिजल्ट आ जाए हैं, 44 दिन तक आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, चैलेंज कीजिए, सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज को निकलवा लीजिए। लेकिन अगर आप 44वें दिन और 44 के 45वें दिन आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिस दिन पूरी की पूरा डेटा को जो है खत्म कर दिया जाता है, जो कि आप ही की जो है आप ही के समय में जो कानून लेकर के आया गया है, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी कि एक तरफ आपको कहना है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दूसरी तरफ आपको चैलेंज भी नहीं करना है। देखिए, रही बात की अगर जो 45 दिनों का समय दिया जाता है तो लगेगा तो जरूर हो जाएगा, कोर्ट तक जरूर पहुंचेंगे और वो बस जांच भी होगी और सुप्रीम कोर्ट पे भी जो भी क्या होगा। लेकिन हमारा कांग्रेस हमेशा ये मानती है कि मतलब जो भी चुनाव हो एक निष्पक्षता होनी चाहिए, अच्छा, निष्पक्षता होनी चाहिए तो केरल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, इसका मतलब तमिलनाडु में भी निष्पक्ष नहीं होगा। नई नवेली पार्टी आती है, एक बार चुनाव लड़ती है और इस तरह छा जाती है कि अच्छे अच्छे जाने कब से सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनको आप ये सोचिए कि आपकी समर्थित डीएमके के सीएम अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल हुए होंगे चुनाव, ऐसा नहीं, लेकिन आने दीजिए पूरा अभी तरीके से, अभी भी सभी चलिए ये तो आप मानते हैं कि कहीं कहीं हुआ है, जहां नहीं हुआ है वहां मैं पुष्पेन जी से कहूंगा कि आप वहां सेंट्रल फोर्सेस भेजने में नाकामयाब रहे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है पुष्पेन जी। मधुकर जी के पास जाऊंगा मैं। मधुकर जी, बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा चर्चा में बंगाल का चुनाव, हालांकि तमिलनाडु की भी इतनी ही चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वहां पर नई नवेली पार्टी आती है और सत्ता के इतने पास पहुंच जाती है कि अब कुछ सीटें दूर ही मानी जाती है। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो आपको कौन सा फैक्टर लगता है कि जो बीजेपी को वहां बहुमत दिलाने में कामयाब रहा? सबसे बड़ी बात जो एक पोलराइजेशन की बात कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, या फिर महिला सुरक्षा का एक मुद्दा, क्योंकि आरजीकर जैसे कई मुद्दे भी सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात कि एक कहा जा रहा था कि देखिए कट मनी और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि जो है सरकार उठा रही थी, चाहे केंद्र सरकार की ओर से तमाम बीजेपी के नेता गए हों। तो कौन सा आपको ऐसा फैक्टर लगता है? एंटी इनकम्बेंसी भी थी क्या? देखिए, मेरा जो मानना है जी कि ममता बनर्जी के जो भी शासन रहे हैं उसमें एक अराजकता का माहौल था और जिस तरीके से तमाम उनके शासन काल में जो घटनाएं हुई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, जैसे आपने कहा, वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वो असर डाला महिलाओं पर। और जो ममता की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी टीएमसी की, उस नीति ने हिंदू वोटरों को ध्रुवीकरण करने में एक बहुत बड़ा मदद रहा। ये यानी एक ये फैक्टर रहा। और जितना ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध करती रही और उसी के कारण सारे हिंदू वोट यानी एकजुट हुए, ध्रुवीकरण हुआ। और मधुकर जी यहाँ एक मैं पॉइंट ये भी जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एसआईआर बहुत राज्यों में हुई, आप केरल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, लेकिन जितना ज्यादा विरोध जो है हमें बंगाल की तरफ से एसआईआर का देखने को मिला, इतना शायद ही है किसी राज्य को देखने के लिए की तरफ से देखने को मिला होगा। मतलब कॉन्स्पिरेसी की बातें इस तरह कही जा रही थी कि जितनी भी कॉन्स्पिरेसी है वो टीएमसी के खिलाफ ही हो रही है, बाकी पार्टियों को इतनी दिक्कत नहीं है, ये भी कहा जा रहा था। नहीं, उसके पीछे एक कारण रहा है। जब ज्योति बसु की सरकार थी, ममता बनर्जी के पहले जब सीपीएम की सरकार थी, तो जितने बांग्लादेशी जो अवैध जो घुसपैठिए थे, ये इनके एक बहुत बड़े एक मुफ्त वोटर हुआ करते थे। तो ममता दीदी ने जो आंदोलन करके सीपीएम को हटा के सत्ता में आई, फिर वो उन्हीं लोगों को अपने सिस्टम में उन्होंने शामिल कर लिया। और ममता इसलिए घबराई हुई थी कि एक 96 लाख आप देखे होंगे एसआईआर में 96 लाख वोटर करीब बाहर हुए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। वो इसलिए घबराई हुई थी। जो उनके अवैध जो वोटर थे वो बहुत बड़ा एक हथियार था टीएमसी का, उसके हटने का भी एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए
अब की बार आप देखे होंगे कि ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी न करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों को आगे करके भाजपा ने लड़ा। और ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। लोगों को ये लगा कि नहीं, मोदी है तो हम सुरक्षित हैं और प्रदेश में सुख शांति आएगी। ये एक बहुत लोगों में एक भरोसा था। और सेंट्रल फोर्स को, और माननीय अमित शाह की अगर बात की जाए कि जिस तरीके से उन्होंने एक रणनीति बनाई, सोशल इंजीनियरिंग का जो उन्होंने ताना बाना एक बुना, और साथ में वोटर भय मुक्त होकर बूथ तक जाए और वोट करे, इस बार ये संभव हुआ। ये रणनीति है, यानी प्रशासनिक स्तर से लेके राजनीतिक स्तर से लेके, और बहुत ही वो छोटी छोटी बारीकियां थी कि जिसपे भाजपा ने बड़े ही अच्छे ढंग से काम किया, जिसका ये नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। और ये बात तो माननी पड़ेगी। और पुष्पेंद्र जी, इस बात की मैं शुरुआत में आपको बधाई देना भूल गया, और जो कि बधाई ड्यू है कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को उतारा गया। इससे पहले भी हमने देखा था 2021 में जब चुनाव हुआ था तो किस कदर वहां जो है पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिलता था, किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, किसी को आग लगा दी जा रही है, किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, किसी के घर में आग लगा दी जा रही है। हालांकि चुनाव के समय में इस तरह की छिटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। एक व्यक्ति की, अब वो भी पूरे के पूरे इतने बड़े बंगाल राज्य में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आती है, जो कि अपने आप में यह बताती है कि कितना ज्यादा सुरक्षा को लेकर आपने ध्यान दिया। तो बहुत बधाई के पात्र तो हैं ही केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह सेंट्रल फोर्सेस उतारी थी, लेकिन एक फैक्टर यह बताया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस के तहत आपने डर फैलाने की कोशिश करी। जो है मतदाता थे, जो टीएमसी का समर्थन भी कर रहे थे, उनको आपने डराया धमकाया। एक एसपी जो अजय पाल थे, उनकी वीडियो ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए थे, उनकी वीडियो वायरल की जाती है और टीएमसी का पूरा काडर उनके ऊपर चढ़ जाता है कि देखिए किस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सेंट्रल फोर्सेस ने मतदाताओं को डराया है या फिर जो है भयमुक्त वातावरण बनाया है? देखिए अभिनव जी, वहां पे पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण था। पूरे देश में सब लोग निष्पक्ष रूप से अपना मतदान कर सके, सभी को सुरक्षा मिल सके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्रीय एजेंसियां भेजी थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, कांग्रेस का हो, अन्य दल का हो, निश्चित रूप से और निडर होकर के मतदान करे। उसी का परिणाम है आप पश्चिम बंगाल जैसी जगह का भयावह स्थिति देखे होंगे। ममता दीदी जी ने क्या वहां पे फैलाया था, जनता देख रही थी, जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई है और बोली है कि आने वाले चुनाव में, जो चुनाव हम लोगों ने वोटिंग किया उसका परिणाम आपके सामने, सबके सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बन गई है। वहां का कार्यकर्ता पूरी तरह से खुश होकर मतदान कर रहा है। अभी आप देख रहे हो कि टीवियों में नतीजे आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता कितनी खुश है। और नहीं, बिल्कुल नतीजे तो सुबह से ही हम भी जो है नॉनस्टॉप दिखा ही रहे हैं। जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, कोई ट्रेल कर रहा है तो कोई आगे बढ़ रहा है। और पूनम जी, ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड ममता बनर्जी का अपने बंगाल राज्य में भी था और सबसे बड़ी बात सेंटर में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती थी, क्योंकि आपके साथ अगर कोई जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ दिखता था तो वो ममता बनर्जी का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलता था। बहुत सांसद भी सेंटर में टीएमसी के थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब बंगाल में उनका किला ढह गया है या ढहते हुए दिख रहा है हमें, तो क्या सेंटर में भी जो इंडी गठबंधन आप मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है? पूनम जी, देखिए मेन यहाँ पे जो आप, अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करते हैं, भाजपा का हमेशा एक ही मुद्दा रहता है, सनातन को आगे बढ़ाता है। जो मुद्दों को चुनावी हथियार बना के वो आगे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा होता है उससे लोगों का आते हैं। जैसे आप देखिए, महंगाई सबसे ज्यादा अभी उस पे है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सब ये ऐसी चीजें हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान भटका के लोगों में मैनिपुलेट करके चुनाव जीतते आए हैं और यही सब नतीजा है जो आज हम सबको दिख रहा है।
नहीं तो बंगाल चुनाव में हमने भी बड़ा विश्लेषण किया पूनम जी। पूरे चुनाव में हमने देखा आपको कहां विकास या फिर इस तरह के मुद्दे देखने को मिले। जहां भी आप देखेंगे या तो घुसपैठियों का मुद्दा एक तरफ कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि नाम काटे जा रहे हैं, बिना बताए नाम काट दिए जा रहे हैं, आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा या फिर आपका हक छीना जा रहा है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हम घुसपैठियों को निकाल के रहेंगे। हालांकि वो बात और है कि 2021 में भी भाजपा इसी तरह कह रही थी कि हम घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, लेकिन कितने चुने हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नहीं, ये तो बहुत कि देखिए जो भी बाहर से आके बसे हुए थे उनको निकालना, उनका SIR के थ्रू नाम, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम देश का सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलिए आज जो आगे बीजेपी की सरकार अब बनी गई, आगे पश्चिम बंगाल बहुत विकास, इसी की हम कामना करते हैं। तो भी वहां पे अत्याचार और ये सब हो रहे थे ममता बनर्जी के थ्रू, तो वो सब चीजें आगे अच्छा रहे बस। चलिए पूनम जी, कम से कम आप ये मानते तो हैं कि अत्याचार, और जैसा राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि अगर इस तरह टीएमसी जो है गोलबंदी नहीं करती या पोलराइजेशन एक खास वर्ग का नहीं करती तो बीजेपी को इतनी आसान एंट्री नहीं मिलती। अपने आप में बड़ी बात है और एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ में सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। पूनम जी बहुत शुक्रिया, पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, मधुकर जी बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिस तरह ये रिजल्ट सामने आया है अप्रत्याशित है, चाहे तमिलनाडु का रिजल्ट हो अप्रत्याशित है, बंगाल का रिजल्ट हो अप्रत्याशित है, और केरलम में भी अपने आप में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब ये जो रुझान हैं, जो ये ट्रेंड्स हैं, ये फैसले या फिर अंतिम जो वर्डिक्ट में बदलेंगे, तब देखना होगा कि कौन सी पार्टी का नंबर क्या रहता है। इस खास चर्चा में और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।